आज का हमारा टॉपिक है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए। सत्ता में साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता में साझेदारी है। यह तभी संभव है जब सत्ता में अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित हो। फिर से देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता में साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जब राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता में साझेदारी है। यह तभी संभव है जब सत्ता में अधिक से अधिक लोगों का साझेदारी सुनिश्चित हो। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीकरण देखिए उत्तर इसका, आधुनिक युग में राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। राज्य का स्वरूप कल्याणकारी और समाजवादी हो गया है। स्वाभाविक है कि एक स्थान पर सत्ता के केंद्रित होने पर विकास का कार्य नहीं हो सकता और लोगों के जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है। इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। संघीय व्यवस्था की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है, इसमें प्रत्येक स्तर पर स्वायत्त सरकारें हैं। ये सभी अपने अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा है, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकारें होती है, केंद्रीय स्तर पर तथा दूसरी राज्यों की सरकारें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज्य क्या है? ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए निर्मित व्यवस्था को पंचायती राज्य व्यवस्था कहते हैं। स्थानीय शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित कर स्वशासन की स्थापना इसका लक्ष्य है। इसके 3 स्तर हैं। गांव में ग्राम पंचायत, प्रखंड में पंचायत समिति और जिला में जिला परिषद। तीन स्तर पे आप लोग देखते होंगे। ग्राम पंचायत, इसमें हेड कौन होता है? इसमें हेड मुखिया होता है। प्रखंड में हेड कौन होता है? प्रखंड में हेड प्रमुख होता है, जिसको पंचायत समिति के द्वारा सेलेक्ट किया गया रहता है। और जिला में जिला पार्षद, और जिला पार्षद के द्वारा एक चेयरमैन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, समवर्ती सूची क्या है? यह भी पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन हो गया है। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई है। केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। शिक्षा, वन, विवाह, न्याय व्यवस्था वैसे ही विषय है। यह समवर्ती सूची।
अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकतंत्र जनता की सरकार है कैसे? लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। अतः यह जनता का ही सरकार है, क्योंकि इसका निर्माण जनता के द्वारा ही किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, गठबंधन सरकारों के दो उदाहरण दें। गठबंधन सरकारों के दो उदाहरण दें। केंद्र में भाजपा एवं सहयोगी दलों का एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एवं पंजाब राज्य में एनडीए एवं अकाली दल अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, इसके दो उदाहरण हैं। बिहार में भी आप देख सकते हैं कि भाजपा के साथ और भी पार्टियां जुड़ी हुई है अभी, जैसे जदयू जुड़ी हुई है नीतीश कुमार की, जीतन राम मांझी की पार्टी जुड़ी हुई है, सहनी है उनकी पार्टी जुड़ी हुई है। तो ये सारे मिल करके इन लोग ना गठबंधन का निर्माण करते हैं। वैसे ही हमने देखा था पिछले चुनाव में राजद के साथ कांग्रेस जुड़ी हुई थी और भी सारी पार्टियां थी जो जुड़ी हुई थी एक आपस में। तो अलग अलग दलों का मिल करके चुनाव लड़ना गठबंधन कहलाता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए, यह 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है: ग्रामीण पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ग्राम पंचायत का हेड मुखिया होता है, पंचायत समिति का हेड प्रमुख होता है और जिला परिषद का हेड चेयरमैन होता है। चेयरमैन कैसे बनता है? जिला पार्षद लोग अपना मत देकर चेयरमैन बनाते हैं। पंचायत समिति के मत से प्रमुख बनता है और जनता के मत से मुखिया बनता है, जो कि ग्राम पंचायत का हेड होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहां हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सन 1950 में राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। याद रखिएगा इसको। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सन 1950 में राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। भारत में किस प्रकार की भाषा नीति है, स्पष्ट करें। भारत में एक ऐसी भाषा नीति तैयार की गई है जो अधिकतर भारतीय जनसंख्या को शामिल कर सके। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को स्थान प्रदान किया गया है। भाषाओं को समान रूप से संवर्धन एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। हिंदी को भारत के 40% से भी अधिक जनसंख्या का हिंदी जो है भारत के 40% से भी अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे दर्जा दिया गया है। इस प्रकार भारत सरकार ने एक सर्वोत्तम भाषा नीति अपनाई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाई नीति श्रीलंका की भाषा नीति से कैसे अलग है? भारतीय भाषाई नीति इस प्रकार बनाई गई है जिसमें अधिकतम भारतीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो सके। इस प्रकार देश के प्रत्येक नागरिक का भी ख्याल रखा गया है। इसके ठीक विपरीत श्रीलंका की सरकार ने एक ऐसी भाषाई नीति को बनाया जिसमें सिर्फ सिंगली भाषा को उच्च प्राथमिकता दी गई थी।
और बाकी सभी भाषाओं को दरकिनार कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता के बीच व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया और गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। पंचायती राज के कोई दो उद्देश्य बतावें। पंचायती राज के दो उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियां सौंपकर लोकतंत्र को अधिक सशक्त बनाना। और दूसरा है, स्थानीय मामलों के कार्यों में ग्रामीणों को अधिक से अधिक साझेदारी प्रदान करना। तेरह नंबर क्वेश्चन है, वार्ड पार्षद के क्या कार्य हैं। वार्ड पार्षद के कार्य, एक नंबर में वार्ड की सड़कों, गलियों, नालियों की नियमित सफाई। दूसरा है, सड़कों, गलियों आदि सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था। 3 नंबर है, वार्ड की जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त तथा उसका निगरानी करना। और चौथा है, निर्मल पेय जल की आपूर्ति उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है। ग्राम पंचायत की आय के निम्नलिखित स्रोत है। पहला है कर स्रोत। देखिए कर स्रोत में क्या क्या शामिल है, होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार, पेशा और नियोजन। दूसरा है फीस और रेट, वाहनों का निबंधन इसके अंतर्गत आता है। तीर्थ स्थानों, हाटों और मेलों, जलापूर्ति, गलियों और अन्य स्थानों पर प्रकाश, शौचालय और मूत्रालय। 3 नंबर है वित्तीय अनुदान। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान भी दिया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होती है। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। ये ग्राम सभा के बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है ताकि जनता की समस्या सुना जा सके। लेकिन आप लोग देखते होंगे, यदि आपके पंचायत में ग्राम सभा नहीं बुलाया जाता होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके कई मायने हो सकते हैं। और यदि बुलाया जाता होगा तो ये समस्या सुनी जाती होगी और देखा जाता होगा कि किसको कौन सी समस्या हो रही है और किसको समस्या नहीं है, या यदि समस्या है तो किस प्रकार की है और उसके निवारण के, उसके निदान के उपाय किए जाते हैं। तो ये ग्राम सभा से ही संभव हो पाता है। तो इसे वर्ष में कम से कम 4 बार बुलाना होता है। अगर कोई मुखिया 4 बार से अधिक बार बुलाता है तब भी ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ग्राम रक्षा दल क्या है। देखिए, ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग है। इसे गांव की पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। गांव के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले स्वस्थ युवक ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल का प्रधान दलपति होता है, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य काम रात्रि में पहरा देना, बाढ़, अकाल जैसी आकस्मिक घटनाओं का डटकर सामना करना है। चलिए, ये था ग्राम रक्षा दल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को बताइए।
नगर निगम की आय के प्रमुख साधन निम्नलिखित है। एक नंबर है मकान कर, जल कर, शौचालय कर। 2 है हाट एवं बाजारों से आय। 3 नंबर है नगर निगम शुल्क, जैसे गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, ठेला पर वार्षिक शुल्क। 4था है सीमा शुल्क और 5वां है सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय कब हुआ? भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय कब हुआ? देखिए, सन 1990 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसी समय विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ एवं अनेक राज्य स्तरीय दल भी अस्तित्व में आए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों के नाम बताएं। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों का नाम आप लोग को याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति या प्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाने के बाद नए दल बदल कानून के अनुसार अब विधायकों या सांसदों को अपनी सीटें गंवानी पड़ सकती है, या गायकों, मिस्टेक से हुआ है, विधायकों होगा, विधायकों या सांसदों को अपनी सीटें गंवानी पड़ सकती है। इन सदस्यों का दल बदल रोकने के लिए 1985 एवं 2003 में संविधान में संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया। देखिए क्या होता है, दल बदल कानून से परेशानी क्या होती है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सरकार बनती कैसे है। जैसे मान लीजिए आपके राज्य में अगर 100 विधायक चुनाव लड़ते हैं, 100 सीट है, तो इसमें जिस पार्टी को 51 सीट मिल जाएगा वो उस राज्य में सरकार बना लेगा, यानी उस पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि एक तरफ एक सरकार है और एक तरफ दूसरी सरकार है। एक को 51 मिला और एक को मिला 49। ठीक है, अब जहां 49 मिला है उसमें अगर जो 51 सीटें जो जीती है, जो पार्टी उसकी सरकार बन रही है, उसमें से क्या हुआ कि दो विधायक पार्टी छोड़कर 49 वाले में शामिल हो गए। जब वे 49 वाले में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि अब ये सरकार बना लेगी, और जब सरकार बना लेगी तो जो पार्टी में पहले थे और उस नाम पर जीते हैं तो उसको कितना गहरा आघात पहुंचेगा, बहुत झटका लगेगा। तो इसे दल बदल कानून कहा गया है। अब नए नियम के अनुसार ऐसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों आवश्यक है? देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान आवश्यक है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में प्रांतों एवं केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा ही किया जाता है। यदि संविधान लिखित नहीं होगा तथा शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तथा सुनिश्चित नहीं होगा तो केंद्र व प्रांतों के बीच अधिक विवाद उत्पन्न होंगे। चलिए, विवाद को कम करने के लिए लिखित संविधान आवश्यक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। राज्य सूची में
कुल कितने विषयों को रखा गया है? उदाहरण दे। वो सूची नहीं है, वो कल नहीं है। सूची में कुल कितने विषयों को रखा गया है? उदाहरण दे। राज्य सूची में कुल 66 विषयों को रखा गया है, जिनका महत्व राज्य सरकारों के लिए सर्वाधिक है, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अनुसूचित भाषाएं क्या है? देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जिन भाषाओं को स्थान प्राप्त है वे सभी भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती है। इस समय हम देख रहे होंगे कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में रखने के लिए जंग छिड़ी हुई है। सब लोग चाहते हैं कि इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक इसे शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। स्थानीय स्वशासन में किस स्तर की शासन व्यवस्था है? देखिए, स्थानीय स्वशासन में किस स्तर की शासन व्यवस्था है? यह शासन की सबसे निचली सीढ़ी है, जो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के 2 प्रावधानों का वर्णन करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। देखिए, पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय शासन की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, भारत में संसदीय सरकार है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। प्रथम, संसदीय सरकार में 2 तरह की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और दूसरा है वास्तविक। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान। दूसरे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल सहित लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरे, लोकसभा बहुमत से मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। यानी प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन क्रियाकलाप जितने होते हैं देश से रिलेटेड वो सारे प्रधानमंत्री के हाथ में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध का क्या कारण था? देखिए, श्रीलंका की सरकार ने स्वतंत्रता के बाद जो भी कानून बनाए उसमें सत्ताधारी सिंहली समुदाय ने तमिल समुदाय के हितों की निरंतर उपेक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप तमिलों तथा सिंहलियों के बीच के टकराव ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है। इस बात को स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी वंशगत राजा का शासन नहीं होगा। संविधान यह व्यवस्था करता है कि देश का शासक राष्ट्रपति होगा, जो जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले क्वेश्चन है, संघात्मक शासन क्या है? देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 29 है, संघात्मक शासन क्या है? सत्ता के विभाजन के आधार पर शासन के 2 रूप होते हैं, एकात्मक शासन एवं संघात्मक शासन। जब सत्ता एक ही जगह केंद्रित होती है तो उसे एकात्मक शासन कहा जाता है, और जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है तो वहां संघात्मक शासन स्थापित हो जाती है। संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होती है, केंद्र सरकार एवं इकाइयों की सरकार। दोनों के अधिकार क्षेत्र विभाजित कर दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में नहीं होनी चाहिए, क्यों? देखिए, सत्ता के एक हाथ में रहने से निरंकुशता आ जाती है, मतलब अंकुश लगाना मुश्किल होने लगता है।
शासक अपनी मनमानी आरंभ कर देगा। सत्ता के बंटवारे से सभी वर्गों को समान अवसर मिलेगा, जिससे सभी की बात समान रूप से सुनी जाएगी। यही कारण है कि शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में नहीं होनी चाहिए। संघ राज्य का अर्थ बताइए। देखिए, संघ राज्य में दो प्रकार की सरकारें होती है, एक केंद्रीय या संघीय तथा दूसरा राज्य सरकार। जब देश में शासन संचालन के लिए दोहरे स्तर की सरकार का गठन किया जाता है तो वह संघ राज्य कहलाता है। राज्य संघ के अंग होते हैं जिनके शासन के संचालन के लिए राज्यों की सरकार होती है। दोनों स्तरों के सरकारों के बीच संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है।